आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ सीज फायर को तैयार, वीडियो बयान में नहीं लिया गजा का एक बार भी नाम, उठ रहे सवाल। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट का दावा, हमले में मारे गए हिजबुल्लाह के होने वाले चीफ। हिजबुल्लाह ने दागे 135 रॉकेट, आईडीएफ के कई टैंक तबाह करने और फौजियों के मारे जाने की भी खबर। गाजा के बुरेजी रिफ्यूजी कैंप में इजरायल की खतरनाक बमबारी, कई लोगों की मौत, एम्बुलेंस भी हुई तबाह। ईरान के इस्फहान शहर में हुआ बड़ा धमाका, सीआईए चीफ बोले न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा ईरान। सऊदी अरब और ईरान करेंगे बड़ी मीटिंग, गाजा में जंग रुकवाने पर होगी बात। और यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया का बड़ा नुकसान, मारे गए 6 कोरियाई फौजी। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 8 अक्टूबर है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन, दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की इन खबरों का ये सफर तफसील से। लेकिन एक अपील है, मैं खबर सिर्फ पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं कोई एजेंडा सेट नहीं कर रहा, आप खुद उसकी तस्दीक कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने लेबनान में जंग बंदी की कोशिशों की हिमायत की है और गजा के मुआहदे का जिक्र छोड़ दिया है। यह खबर, यह हेडलाइन अल अरेबिया में छपी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी है। सवाल यह है कि क्या गजा को छोड़कर हिजबुल्लाह सिर्फ लेबनान में इजरायली बमबारी को रुकवाने के लिए कोई डील कर सकता है, कोई सीज फायर कर सकता है? फिर गजा के सीज फायर का क्या? फिर उस गजा के लिए ही तो हिजबुल्लाह ने जंग शुरू की थी। लेकिन ये खबर अल अरेबिया की है, आदिल खान आजाद की नहीं। हिजबुल्लाह के नायब रहनुमा नईम कासिम ने मंगल को एक टीवी चैनल पर एक वीडियो बयान में ये कहा कि उनकी तहरीक हिजबुल्लाह लेबनान के लिए जंग बंदी तक पहुंचने की कोशिशों की हिमायत करती है। लेकिन इसी दौरान पहली बार उन्होंने इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले रोकने के लिए पेशगी शर्त के तौर पर गजा की जंगबंदी के किसी भी तस्करे को तर्क कर दिया। तो क्या हसन नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की टेम्पररी लीडरशिप गजा के लिए उठाए गए हलफ को साइडलाइन करने जा रही है? आखिर टीवी पर जारी इस बयान में लेबनान के साथ साथ गजा में सीजफायर की शर्त क्यों नहीं रखी गई? ये बयान टीवी पर आया और सब ने सुना, अरबी में बयान था, गजा में सीज फायर की बात नहीं थी। हसन नसरल्लाह हमेशा ये कहते थे कि जब लेबनान हमले तब बंद करेगा जब गजा पर इजराइल हमले बंद कर देगा। लेकिन नईम कासिम ने ये बात नहीं कही। हाँ, नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह ने अपने सपोर्टर, अपने इत्तेहादी और लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी की तरफ से उस लड़ाई को रोकने की कोशिशों की हिमायत की है जो हालिया हफ्तों में इजरायली जमीनी हमलों और सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह समेत हिजबुल्लाह के चंद आला रहनुमाओं के मारे जाने के बाद बढ़ी है। क्या जंग? नईम कासिम ने 30 मिनट के टेलीविजन खिताब में 30 मिनट तक ये टीवी पर वीडियो चला है, ये उनका इंटरव्यू तो नहीं है, उनका खिताब था। इस 30 मिनट के वीडियो में उन्होंने कहा कि हम जंग बंदी के नजरिए से नबी बेरी की क़यादत में सियासी सरगर्मी यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटी की हिमायत करते हैं, यानी डिप्लोमेटिक तौर पर इसे सुलझा लिया जाए। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुश्मन इजराइल अपनी जंग जारी रखता है तो मैदान जंग में फैसला होगा। लेकिन इस 30 मिनट में गजा में सीज फायर के लिए कुछ ना बोलना बहुत कटक रहा है। इसी को लेकर अल अरेबिया ने हेडलाइन बनाई है। लेकिन याद रखिएगा, ये नईम कासिम का बयान है, आदिल खान आजाद का नहीं। इनकी एक दूसरी खबर भी है जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो इससे अलहदा है। अब जिन्हें बहुत दिन से लोग कह रहे थे मारे गए, वो योआव गैलेंट आज एक बड़ा बयान दे गए हैं, वो जिंदा है। योआव गैलेंट ने कहा है कि नसरल्लाह का जो रिप्लेसमेंट है वो लाइकली मारा गया है, यानी कि उनकी जगह पर जो कुर्सी संभालने वाले थे वो भी नहीं रहे हैं। इजरायली वजीर दिफा योआव गैलेंट ने इंकिशाफ किया है कि मकतूल हसन नसरल्लाह की जगह लेने के लिए चर्चा में रहे सीनियर ओहदेदार हाशिम सैफुद्दीन की मुमकिना मौत के बाद अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप अफरा तफरी का शिकार है, यानी वहां पर बड़ी अफरा तफरी हिजबुल्लाह के अंदर। ये गैलेंट का दावा है। गैलेंट ने आईडीएफ की नॉर्दर्न कमांड के दौरे के दौरान कहा कि हिजबुल्लाह अब बेक़यादत है, उसका कोई लीडर नहीं है। गैलेंट ने मजीद कहा कि हिजबुल्लाह की फायर पावर को भी साफ तौर पर हमारे हमलों से झटका लगा है। खैर, अब जो गैलेंट है वो अपनी ये तो नहीं कहेंगे हिजबुल्लाह बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्या मार रहा है हमें, ये नहीं कह सकते ना। जो गैलेंट अपनी बढ़ाई करेंगे और सामने वाले में
अफरा तफरी ही बताएंगे। खैर, बढ़ते आगे, बरतानिया की बात करते हैं। बरतानिया ने इजराइल को हथियारों के बेचने पर पाबंदी लगाने की मांग को मुस्तरद कर दिया है। यानी फिलिस्तीनियों के कत्ल गारत के लिए जो इल्जाम है कि इजराइल को हथियार मिलते हैं, वो मिलते रहेंगे। ये वही ब्रिटेन है जिसके नए प्राइम मिनिस्टर को गजा के निहत्थे मारे जा रहे लोगों की बहुत फिक्र हो रही थी, गम हो रहा था। ये वही बरतानिया है जो इजरायली फौजियों को कभी निहत्था होने देना नहीं चाहता है। सोचिए फिर जंग कैसे रुकेगी, कत्ल गारत कैसे रुकेगा, और वो आंसू जो मगरमच्छ के हैं वो कैसे रुकेंगे। खबर के मुताबिक बरतानिया के वजीर आजम कीर स्टारमर ने इजराइल को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि इजराइल के दिफाई मकासद यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के मद्देनजर हथियारों की सेल रोकना गलत होगा, खास तौर पर हमास और ईरान की हालिया हमलों के बाद हम इजराइल को ऐसे नहीं छोड़ सकते। कीर स्टारमर का ये जवाब ब्रिटिश पार्लियामेंट की रुकने पार्लियामान यानी KMP ज़हरा सुल्ताना के उठाए सवाल के बाद सामने आया, या ज़हरा सुल्ताना, अलग अलग नाम से उन्हें बुलाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि पिछले सितंबर महीने में कुछ हथियारों के लाइसेंस सस्पेंड करने के बावजूद बरतानिया ने इजराइल पर मुकम्मल पाबंदियां आयद नहीं की हैं। हमारी अम्मी ने हमारे बचपन में हमें हाथी के दांतों की मिसाल के बारे में समझाया था, वो एक सच्ची मिसाल है, आपने भी सुनी होगी। जल्दी जल्दी यहां से लेते हैं। हमने नईम कासिम डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ऑफ हिजबुल्लाह की आपको एक खबर सुनाई कि उन्होंने गजा का नाम नहीं लिया, हालांकि वो सीज फायर को तैयार हैं। लेकिन एक उनकी खबर लेबनीज वेबसाइट अल मायदीन में भी छपती है, जिसमें वो कहते हैं नो पोजीशन इज वैकेंट, हिजबुल्लाह मैन ऑफ बैटलफील्ड रेडी, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। यानी कोई भी हिजबुल्लाह के अंदर कोई भी पोस्ट खाली नहीं है, सारी पोजीशंस भरी हुई हैं। हम सब यानी ये एक तरीके से कह रहे हैं कि हसन नसरुल्लाह की भी जगह भर चुकी है। कौन है उनकी जगह, नाम क्या है, हम तो फोटो नहीं लगा पा रहे हैं। हिजबुल्लाह मैन ऑफ बैटलफील्ड, हिजबुल्लाह के तमाम लोग जो जंगजू हैं, जो लड़ाके हैं, वो बैटलफील्ड में तैयार हैं और वो कहते हैं कि हमारी फतह होगी, हम दुश्मन को हराएंगे और हम मजबूती के साथ डटे रहेंगे। लेकिन अल अरेबिया आप पता करेंगे कहाँ का अखबार है तो फिर आप कहेंगे यार वो बेकार है, लेकिन वो वीडियो बयान से बनाई गई खबर है। अब हो सकता है किसी वजह से उन्होंने गजा का नाम नहीं लिया हो, लेकिन हिजबुल्लाह का मौक़िफ़ वही है जो ईरान का है, जो हमास का है। 1 साल से जारी इस जंग को कोई बिना गजा के तो ख़त्म नहीं कर सकता, ये मेरा पर्सनल मानना है। नईम कासिम अगर अपनी मर्ज़ी चला रहे हो तो चला लें, लेकिन सारा हिजबुल्लाह की लीडरशिप इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। खैर, अगर ये चला रहे हैं तो IDF ने एक वीडियो शेयर किया है और IDF का जो बयान है उसमें ये लिखा है कि आज हिजबुल्लाह ने 135 रॉकेट, प्रोजेक्टाइल मतलब रॉकेट मिसाइल कुछ भी, वो दागे हैं हिजबुल्लाह ने, अप्रॉक्सीमेटली 135। इन्हें फिर भी नंबर में इन्हें मसला है कि हो सकता है इससे ज़्यादा हो। लमसम 135 हिजबुल्लाह ने दागे हैं इजरायली इलाकों पर, हाइफा पर, नॉर्थ पर, हर जगह गलीली में। आज 1 साल हो गया है कहते हैं हिजबुल्लाह ने, और आज ही 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने शुरू किया था, 7 को हमास ने। कहते हैं आज 1 साल हो गया है हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से आतंकित करना, डराना शुरू किया था इजरायली आवाम को, वो अब भी जारी है, रुका नहीं। ये इनका कहना है IDF का। अब हिजबुल्लाह की तरफ से कुछ हुआ है, इसकी खबर एक चैनल में भी चल रही है। उस चैनल की क्लिप को काट कर, ये लेबनान का ही मे भी चैनल हो, उसको काट कर करंट रिपोर्ट ने छापा है और जो लिखा है वो मैं इनके दावे से आपको बता दे रहा हूँ। अभी इसकी कंफर्मेशन हेडलाइन में नहीं हुई है, लेकिन ये खबर आई है, शाम को ही उन्होंने अपडेट की है, जिस वक्त मैं ये बना रहा हूँ उसी वक्त अपडेट हुई है कि इजरायली स्पेशल फोर्स को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने। घेर कर उनके आर्मी व्हीकल, उनके कई टैंक्स उड़ाए हैं, कई फौजी इजराइल के मारे गए हैं, कई जख्मी हुए हैं। ये उन्होंने बताया कि स्पेशल फोर्स की यूनिट जो है वो एक जाल में फंस गई और ये एरिया जो था लेबनान का लबूने एरिया था, यहाँ ये फंसे हैं। ये आगे बढ़ रहे थे, एडवांस थे, लेकिन फिर इन्हें हिजबुल्लाह का सामना करना पड़ा, उनके जाल का। हिजबुल्लाह ने सेवरल टैंक्स को टारगेट किया, कई टैंक्स को टारगेट किया, कई मिलिट्री व्हीकल्स उड़ाए और गाइडेड मिसाइल से इन सब पर हमला किया और उनमें आग लग गई बुरी तरीके से। बड़ी तादाद में इजरायली फौजी मारे गए हैं, बड़ी तादाद में जख्मी हुए हैं, ये इनका दावा है।
करंट रिपोर्ट हालांकि इस तरीके की खबरें कभी भी हल्की खबर नहीं देता है। उन्होंने एक वीडियो हेलीकॉप्टर का भी शेयर किया है आसमान का, और लिखा है कि जब ये लोग गाइडेड मिसाइल्स के हमलों से घायल हुए हैं और मारे गए हैं इजराइल के फौजी लबून एरिया में, तो उसके बाद 2 हेलीकॉप्टर्स आए और अपने इन फौजियों को, मारे गए या जख्मी फौजियों को एवैक्यूएट करके वहां से करीब के अस्पताल में ले गए हैं। ये करंट रिपोर्ट का दावा है, और हो सकता है कुछ या तो सुबह तक इजराइल माने अगर ऐसा हुआ है, और रात तक इसकी हेडलाइंस भी बन जाए जब इसकी टोटल फिगर मालूम चल जाए। कुछ अब वीडियोस हो सकता है आएंगे उन अस्पतालों के आसपास से जैसे पहले आते रहे। लेकिन एक खबर ये भी है, दोनों तरफ की खबर बताएंगे कि आईडीएफ की 98th डिवीज़न जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, और बताया गया है कि इसमें पैराट्रूपर्स और कमांडोज यूनिट सब हैं, और 7th आर्मर ब्रिगेड भी है। तो ये सारे लोगों ने आगे बढ़कर ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह के 200 लड़ाकों को इन्होंने मार गिराया है, और जो है बड़ी तादाद में हथियार बरामद किए हैं, एक सुरंग बरामद की है, 100 टन से ज़्यादा के एक्सप्लोजिव्स बरामद किए हैं, ये इनका दावा है। और ये टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से मारियो ने शेयर किया है, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, वहाँ अपडेट होती रहती है खबर, तो उछल जाती है। अभी हेडलाइन बनेगी, ये आ चुकी है हेडलाइन के तौर पर, ब्रेकिंग के तौर पर। इजरायली स्ट्राइक्स किल डजन। गज़ा की अब बात करते हैं। गज़ा में इजराइल की बमबारी जारी है, और जो जैसे ही 1 साल हुआ है हम लोग का, उसके बाद दर्जनों लोग मारे गए हैं इजराइल की इंटेंस फाइटिंग और इंटेंस बमबारी में। और ये बताया जा रहा है नॉर्दर्न और सेंट्रल गज़ा पर ये जुल्म सबसे ज़्यादा बरपा है इजरायली फ़ौज का। और उसके बाद जिस तरीके से भी फ़ोटो आते हैं, आप सबको पता है, दीर अल बला में एक माँ, उसके हाथ में उसका बच्चा, वो बच्चा जो सांस नहीं लेता। कल 56 फ़लस्तीनी मारे गए, और ये सब मंडे की कहानी है। हम कहना नहीं चाहते कि अभी मंगल की शहादतें गिनी जा रही हैं। 368 दिन की जंग में आज 368 दिन ये बता रहे हैं कि हालांकि कल ही 365 हुए हैं, 368 कहाँ से गिने गए, खैर 366वां दिन है। और जो है इजरायली जेनोसाइड में 41,965 लोग मारे गए हैं, 97,590 ज़ख्मी हैं। इजराइल ने 15 और फ़लस्तीनियों को अपनी बमबारी में मार दिया, और ये सब कुछ हुआ बुरेजी रिफ्यूजी कैंप में। लोग सो रहे थे, तब बम गिरे और वो सोते रह गए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिखाया एम्बुलेंस भी नहीं बच पा रही इजराइल की बमबारी में, एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। अब मरीज़ बची हुई एम्बुलेंस से भी नहीं जा पाएंगे, बहुत कम एम्बुलेंस बची हैं, और तांगे से, ऑटो से ऐसे ले जाए जाते हैं मरीज़। सोचिए, सब कुछ पत्थर में तब्दील हो चुका है तब। अब ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान में एक बहुत बड़ा धमाका सुना गया कल रात, और आज सुबह से चर्चा चल रही थी। इस्फहान स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम शहर है, और मिलिट्री के एतबार से ईरान का बहुत अहम शहर है। इस्फहान में ये सुना गया धमाका, चर्चा चल रही थी। अब इसके बारे में IRGC का बयान जो है वो आया दिन में, और IRGC ने बताया कि ये धमाका जो था वो इस्फहान में हुआ, लेकिन ये डिफेंस सिस्टम के टेस्टिंग की वजह से हुआ। हम ये देख रहे थे अगर दुश्मन हमला करता है तो हम कितने तैयार हैं, और हमारे डिफेंस सिस्टम ने एक हमारे ऑब्जेक्ट को जो हम ही ने भेजा था उसे मार गिराया। उसकी वजह से जो मिसाइल निकली थी, इंटरसेप्टर निकला था, उससे ये धमाका हुआ था जब वो जाकर टकराया। तो डरने की बात नहीं है, सब चंगासी। आरागची जो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, ये रियाद जा रहे हैं सऊदी अरब, और ये वहाँ पर बायलैटरल टॉक्स करने के लिए नहीं, मेनली तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की जो हेडलाइन है वो ये बताती है कि इजराइल के जुर्मों पर, इजरायली क्राइम्स पर बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब के हुक्मरानों से। वो वहाँ पर बात करके कोशिश करेंगे कि गज़ा में इजरायली रिजीम के एट्रोसाइड्स को कैसे रोका जाए, गज़ा और लेबनान में कैसे उनके जुल्मों को रोका जाए, वरना ये जंग एक मिडिल ईस्ट की पूरी रीजनल जंग की तरफ बढ़ जाएगी। CIA के चीफ हैं, उनका ये मानना है कि ईरान कोई परमाणु बम नहीं बना रहा, कोई न्यूक्लियर बम नहीं बना रहा। और विलियम बर्न्स ने ये कहा है, जो CIA के चीफ है, अमेरिकी CIA के चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हम बहुत बारीकी से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखे हुए हैं। अभी तक हमें कुछ इस बात के इम्कान नज़र नहीं आए हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ कोई कोशिश, कोई जद्दोजहद कर भी रहा हो। नॉर्थ कोरिया के लिए बुरा दिन है, किम जोंग उन के लिए, क्योंकि यूक्रेन में उन्होंने फ़ौज भेजी थी, फौजी अपने भेजे थे रूस और अपने पुतिन से दोस्ती निभाने के लिए।
तो ये वहाँ की जो यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने बताया है कि 6 फौजी नॉर्थ कोरिया के भी हमारे फौजियों के हाथों मारे गए। माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ा देर हो जाए शो को आने में, कुछ टेक्निकल, आज हेडलाइंस शो भी शाम को आया, लाइट की वजह से एडिटर साहब नहीं कर पाया एडिट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो गई थी। ये भी देर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि टेक्निकल थोड़ी आजकल दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन शो आएगा। अगर नहीं आएगा तो हम अपडेट आपको कम्युनिटी में कर दिया करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। सलामत रहिए, खुश रहिए, पढ़िए, लिखिए, इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, जंग रुकवाने के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया।